रंग का संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका इक्विटी बाजार ने आज शानदार शुरुआत की है और क्या इक्विटी बाजार की ये रौनक कमोडिटी बाजार पर दिखेगी, क्योंकि सौदा आपका में हम सबसे पहले फोकस करने वाले हैं कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर और कमोडिटी बाजार के खुलते ही हमारे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स आपको देंगे कमाई के टिप्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 में समित चौहान जुड़ेंगे और आपको बताने वाले हैं कि जब निफ्टी का मूड इतना अच्छा है तो आपको क्या करना चाहिए। निफ्टी में छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं, ऊंची छलांग, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन अमित हर्चेकर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी 10:30 बजे और आपके शेयरों पर विकास सेठी की फटाफट सलाह 11 बजे। तो चलिए रुक करते सबसे पहले कि किस तरह के अभी संकेत हैं कमोडिटी बाजारों के लिए। तो सोने में जो है दबाव देखने को मिल रहा है। कल की तेजी के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का दाम फिर से प्रेशर में घिर चुका है। कॉमेक्स पर ये $1275 के नीचे कारोबार कर रहा है। इसमें करीब %0.5% की गिरावट हम अभी देख रहे हैं। और आज याद रहे कि अमेरिका में बेरोजगारी के वीकली आंकड़े आने वाले हैं और इन आंकड़ों के बूते भी सोने की चाल पर फर्क पड़ सकता है। तो इस पर बाजार की पैनी नजर रहने वाली है। चांदी में भी हम गिरावट का ही आलम देख रहे हैं। ये करीब %0.5% नीचे कारोबार कर रहा है। तो सोना और चांदी सुस्त है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। लेकिन कच्चे तेल की अगर बात करें तो एक तेजी के बाद आज दबाव में है कच्चा तेल। कल हमने देखा एनर्जी डिपार्टमेंट की इन्वेंट्री रिपोर्ट आई। EIA की इन्वेंट्री रिपोर्ट में क्रूड का भंडार करीब 34 लाख बैरल गिरने से इसकी कीमतें बढ़ गई थी। लेकिन खबर यह भी है कि कनाडा से सप्लाई सुधरने की अब उम्मीद हो रही है। ऑयल फील्ड में लगी आग अब पूरी तरह से काबू में पा ली गई है और अब जब कनाडा से भी सप्लाई शुरू होगा तो इस खबर से हम क्रूड में देख रहे हैं अच्छा खासा दबाव। साथ ही चाइनीज डिमांड को लेकर चिंताएं बरकरार हैं और चीन की ये चिंता बेस मेटल्स को बना रही है कमजोर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉपर करीब 1 महीने के निचले स्तर पे है और इस बीच डॉलर के मुकाबले हल्की रिकवरी हमें देखे। इस बीच डॉलर में भी हल्की रिकवरी दिखी है। वैसे ₹8 मार्जिनली कमजोर खुला है, लेकिन डॉलर की रिकवरी जो है वो पूरी तरह से कमोडिटी बाजार में एक थीम की तरह काम कर रही है। तो एक EIA की रिपोर्ट साफ बता रही है कि कुछ क्रूड के जो सप्लाई है उसमें हम कमी की उम्मीद रखें। कुछ बैरल्स कम हुए हैं 34 लाख के आसपास, लेकिन कनाडा से सप्लाई भी बढ़ने वाला है। तो क्रूड वॉच आउट कीजिए। सोने और चांदी में जिस तरह का प्रेशर है उसमें भारतीय कमोडिटी बाजार जब खुलते हैं तो किस तरह का रिएक्शन देते हैं इस पर रहेगी नजर। साथ ही चीनी पर हमें जरूर फोकस करना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनली हाईज से गुजर रहा है चीनी। तो भारतीय बाजार में चीनी में आपको क्या करना चाहिए समझेंगे। तो कमोडिटी बाजार खुल गए हैं, काउंटडाउन खत्म हो चुका है। सबसे पहले सोना आपकी स्क्रीन पर 29,886 का भाव ₹49 के दबाव के साथ सोना MCX शुरुआत कर रहा है। एक चेक चांदी का लेते हैं। यहां पर भी दबाव ही देखने को मिल रहा है। जो इंटरनेशनल क्यूज है उसे फॉलो करते हुए 41,230 पर खुल रहा है लाल निशान पर। क्रूड में भी दबाव, लेकिन 3,000 से ऊपर बने रहने में अभी कामयाब साबित हो रहा है, पर उससे नीचे स्लिप भी कर रहा है। इस पर ध्यान रखना चाहिए। नेचुरल गैस भी दबाव के साथ खुलते हुए ₹144 का लेवल नेचुरल गैस MCX में अभी देखने को मिल रहा है। बेस मेटल्स में ₹314.90 के साथ कॉपर MCX की शुरुआत हो रही है। निकल में भी मजबूती देखने को मिल रही है। ₹592.80 के लेवल्स हमें निकल में देखने को मिल रहे हैं। लेड MCX भी ₹117.65 के साथ दबाव के साथ खुल रहा है। जिंक में भी प्रेशर ₹126 के साथ शुरुआत हो रही है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है उसमें तेजी ₹104.35 पर। अभी कमोडिटीज का एक चेकअप लेते हैं। बेस मेटल्स में तो बहुत ही मिला जुला कारोबार है। सरसों की शुरुआत मजबूत होते हुए 4,378 के लेवल्स। सोयाबीन में कमजोरी 3,870 के साथ शुरुआत होते हुए। क्रूड पाम ऑयल में भी आज कमजोरी के साथ ही हम शुरुआत देख रहे हैं। चना इंडेक्स मजबूत 5,678 के लेवल्स। बार्ली में कमजोरी 1,512। जीरा तेजी के साथ खुल रहा है 16,640। हल्दी में भी तेजी हम देख रहे हैं, लेकिन देखिए शुगर में तेजी है 3,340 और इंटरनेशनली भी शुगर में एक अच्छा खासा हाई हम देख रहे हैं। तो कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं, मिले जुले रुझान दिख रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए बताने के लिए मेरे साथ है मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता। आप दोनों का शुक्रिया कि आपने हमारे वक्त निकाला सुबह सुबह। जय, कच्चे तेल में क्या हो रहा है आज, इसमें आप क्या करने की सलाह देंगे? जी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए, जहां तक क्रूड ऑयल की बात है
प्राइसेस $45 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है, बट इसका ऊपर ब्रेकआउट देना थोड़ा सा टफ नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म में। तो मेरी यही सलाह होगी कि 3020 से 3030 का लेवल मिलता है तो बेशक वहां पे शॉर्ट पोजीशन बनाए, 3100 का स्टॉप लॉस रखें और करीब ₹100 नीचे करीब 2920 से 2900 का लेवल माइंड में लेके चल सकते हैं। उस लेवल आए तो वहां पे फिर से प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। साथ ही में जय, आपने सोने और चांदी को भी ट्रैक किया होगा, कमजोर हैं और आज भारतीय बाजार में भी कमजोर शुरुआत कर रहे हैं। अमेरिका में बेरोजगारी के वीकली नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले आप सोने और चांदी में क्या कॉल देना चाहेंगे? जी देखिए, गोल्ड और सिल्वर में वोलेटिलिटी काफी बढ़ चुकी है। हम लोगों ने 2 दिनों में करीब हजार रुपए का मूवमेंट देखा है। तो बट हायर साइड में अभी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है प्राइसेस में। अगर गोल्ड की बात की जाए तो आप देखिए $30,100 जो अगर इंटरनेशनल मार्केट को कंपेयर करें तो करीब $1281 के आसपास होता है। वो लेवल अगर मिलता है तो मैं बेचने की ही सलाह दूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से रुझान है मार्केट का, हायर लेवल्स पे टिक नहीं पा रहे हैं और ये अब अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि शायद जून का जो फेड का मीटिंग हो वो एक डिसाइसिव मीटिंग हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक इज कंसर्न्ड। और घरेलू मार्केट में भी फंडामेंटल्स वीक हैं, यहाँ पे डिमांड में बढ़ोतरी के चांसेस बहुत कम है। तो कुल मिला के सेल ऑन राइज की ही रणनीति रखें। हालांकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, इसके लिए स्टॉप लॉसेस लगाना बहुत ही जरूरी है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें और हायर लेवल्स पे बिक्वाली करके काम करना चाहिए। ओके, और सोने में स्टॉप लॉस के लेवल जो है आपको सजेस्ट करें 30,290 पर सेल ऑन राइज की रणनीति रखें और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें। 30,290 का स्टॉप लॉस सोने पर और बेचने की सलाह। रूपा अभी हमारे साथ है। रूपा, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आपकी नजर आज कहां बनी हुई है? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। आज एग्री कमोडिटीज में हमें लग रहा है कि जीरे के अंदर अभी जो मार्केट जो थोड़ा पॉजिटिव खुला है और थोड़ा बाउंस मिलता है तो वहाँ पर सेलिंग का कॉल इनिशिएट करना चाहिए। जून कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 17,000 के अराउंड कॉल इनिशिएट किया जा सकता है और जो है वो 17,250 का फॉलो करेंगे और वही टारगेट जो रहेगा वो 16,500 का रहेगा। सेकेंडली आरएमसी के अंदर हमें लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ से अगर 30 से 40 रुपए का जम मिलता है तो वहाँ पर एक सेल को इनिशिएट करना चाहिए 480 के आसपास और स्टॉप लॉस जो है वो 4540 का फॉलो करती है और वही टारगेट जो रहेगा वो 4680 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। ओके, सो सरसों में बेचने की सलाह दे रही हैं। लक्ष्य 4,380 का और सेल कीजिए 4480 पर और दूसरी कॉल इनकी जीरे पर है और जीरे पर भी बिकवाली की सलाह 17,000 पे, स्टॉप लॉस 17,250 का। जय, बेस मेटल्स में आप किस तरह का एक्शन देख रहे हैं? चाइनीज डिमांड को लेकर के अभी चिंताएं बरकरार है, क्या सलाह होगी आपकी? जी, आपने सही कहा, चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर जरूर है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे बेस मेटल्स में थोड़ा सा कंसोलिडेट होके प्राइसेस अपसाइड मूव होने के चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। स्पेशली कॉपर में अगर आप देखें तो 312 के आसपास मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक अच्छा बाई अपॉर्चुनिटी है। 308 का स्टॉप लॉस जरूर रखें अपने पोजीशन पे और 317 से 319 का टारगेट लेके चल सकते हैं। बेस मेटल्स फॉर द डे मुझे लगता है आज पॉजिटिव मूवमेंट दे सकता है ऑन अपर साइड। रूपा, चीनी में हम ढेर सारा एक्शन देख रहे हैं ग्लोबली। यहाँ जो है चीनी 18 महीने के हाइस को छू रहा है। कल कमोडिटी बाजारों में, भारतीय कमोडिटी बाजारों में भी काफी तेजी रही चीनी में, क्या करने की सलाह देंगे आप? चीनी में भी लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा और बाउंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में अगेन रिकवरी देखने को मिली है और जिस तरीके से अपना मोमेंटम बना हुआ है उसके चलते लग रहा है कि 40 से 50 रुपए का अपना मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा भी तेजी में नहीं रहना चाहिए। हमें सकते हैं कि ऊपर से एक बार से हम फोन देख सकते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी लग रही है वो बाइंग का लग रहा है। यहाँ से 40 से 50 रुपए की तेजी के लिए आप फर्स्ट लेवल पे नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग करके चल सकते हैं। अजय, रुपए में आज हमने एक मार्जिनली वीक शुरुआत देखी है और जहां तक डॉलर की बात है अपने स्ट्रेंथ को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। रुपए में आपका व्यू क्या होगा? नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा रेंज बाउंड व्यू देखने को मिल सकता है। देखिए 67.10 से लेके 66 60 का दायरा रहना चाहिए, क्योंकि
अब हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि डॉलर इंडेक्स के साथ जो कोरिलेशन रहता है रुपी का वो थोड़ा सा बिगड़ा है, क्योंकि जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आई थी उसके बावजूद भी रुपी में वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा था। अब डॉलर इंडेक्स में बाउंस आया है, फिर भी रुपी एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म ऐसा सिचुएशन है कि थोड़ा सा फंडामेंटल से मूव हो रहा है, बट अगेन अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो मुझे अगेन ये रेंज बाउंड मूवमेंट नजर आ रहा है 6660 से लेके 6710 तक का। शुक्रिया जयप्रकाश गुप्ता। रूपा मेहता हमारे साथ थी। कमोडिटी बाजार के खुलते ही आपको सलाह दे रहे थे कि किन लेवल्स पर आपकी नजर रहनी चाहिए। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट, नए लेवल्स हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सौदा आपका में वक्त है ब्रेक का। आगे हम हाजिर होंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर। साथ ही समित चौहान जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे निफ्टी में कैसे बनाए दमदार स्ट्रैटेजी। बाजार में आज हम जोरदार परफॉर्मेंस देख रहे हैं, लेकिन बाजार की डिटेल्स में जाएं उससे पहले आपको बताते हैं मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको होगी जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। आखिर ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल आज आपको दे रहे हैं तत्काल ट्रेड का आइडिया और इनके मुताबिक आपको बाय करना चाहिए डाबर। लक्ष्य ये देख रहे हैं 308 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाइए 285 रुपए 50 पैसे पर और खरीदिए डाबर। ये है तत्काल ट्रेड आइडिया राकेश बंसल का। तो बाजार में आज जोरदार धमाकेदार हमने ओपनिंग देखी है और ये धमाका अभी भी बरकरार है। कल मॉरिशस ट्रेड संधि को, टैक्स संधि को लेकर के जो चिंताएं थी उसे दरकिनार कर दिया है बाजारों ने। दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बैंक्रप्सी बिल और इंसॉल्वेंसी बिल के बाद आज बाजार में जोरदार शुरुआत। 176 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स में कारोबार हो रहा है। निफ्टी में हम 54 अंकों की बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं। 7,900 को क्रॉस कर चुका है निफ्टी और उससे ऊपर बना हुआ है। मिड कैप भी 78 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और सबसे पॉजिटिव इफेक्ट हमें बैंक निफ्टी में दिख रहा है। 174 अंकों की बढ़त है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बताने की भी जरूरत नहीं कि एडवांसेस की तरफ है। 1074 शेयर है जो बढ़ रहे हैं, इनके मुकाबले 310 शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। सौदा आपका में मेरे साथ हैं एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान। समित, बताइए निफ्टी में आज आप क्या करने की सलाह देंगे? 7,900 को क्रॉस कर चुका है, उसके ऊपर टिका हुआ है निफ्टी। गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए लास्ट 2-3 वीक्स की प्राइस एक्शन देखे तो हम एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे थे। हमने क्लियरली देखा कि 8,000 का एक मेजर हर्डल था निफ्टी के लिए और नीचे की तरफ 7650 जैसे आती थी जब वहां से एक बाइंग इमर्ज हो रही थी। कल की वोलेटिलिटी के चलते हमने वो जो रेंज है वो थोड़ी श्रिंक होते हुए देखा था। वो अगर हम 1-2 दिन की प्राइस एक्शन देखें तो 100 पॉइंट की रेंज बन चुकी थी। 7900 का हर्डल हो गया था और लोअर साइड पे 7800 से लेके 7780 का सपोर्ट। आज हमने ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इटसेल्फ हमने वो ब्रेकआउट देखा है बियॉन्ड 7900। तो मोमेंटम काफी अच्छा है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये मोमेंटम और एक्सटेंड हो सकता है अगर हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी देखें तो 7960 7980 के लेवल्स हम देख सकते हैं निफ्टी में। सो मेरे ख्याल से पॉजिटिव बायस से ही ट्रेड करना चाहिए और आज का लो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए जो अराउंड 7870 के आसपास है। साथ ही बैंक निफ्टी में हम अच्छी खासी बढ़त देख रहे हैं और कल बैंक्रप्सी कोड आ गया है, इंसॉल्वेंसी बिल भी पास हो चुका है। इन सबका एक पॉजिटिव इफेक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। आप कैसे व्यू कर रहे हैं बैंक निफ्टी को? फिलहाल 164 अंकों की बढ़त यहां पर दिख रही है। देखिए लास्ट 2-3 दिन में जो रिकवरी आई है मार्केट में उसमें डेफिनेटली बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा उसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है। अगर बैंकिंग में देखें तो प्राइवेट बैंकिंग में एक्सिस बैंक, येस बैंक, कोटक बैंक ये काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर थे। आईसीआईसीआई बैंक ने भी अच्छी खासी रिकवरी दी है।
तो अगर इन स्टॉक्स के चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो और थोड़ी मोमेंटम होनी पॉसिबल है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 17,050 का एक मेजर रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी को, बट मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। बट मेरे ख्याल से अगर ये मेजर लेवल को थोड़ा रिस्पेक्ट दे तो जिन्होंने ऑलरेडी लोअर लेवल पे बैंक निफ्टी बाय किया हुआ है वो 17,050 के आसपास थोड़े पोजीशन लाइट कर सकते हैं, और फ्रेश एंट्री मेरे ख्याल से उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है सस्टेनेबल बेसिस पे तो फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट नेक्स्ट मूव 250-300 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी में हो सकती है। तो बैंक निफ्टी का शानदार परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। बैंक्रप्सी कोड बिल का एक पॉजिटिव असर कम से कम प्राइवेट बैंकों में तो क्लियरली नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, ये तमाम बैंक है जो आज बेहद शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भी इसी में शामिल है। और अब समझते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर में किस तरह का एक्शन दिख रहा है। देखते हैं छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग, मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी के साथ। जी, आज अक्रॉस द मार्केट देखें तो काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर देखें तो 0.72% की मजबूती के साथ ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। और ज्यादातर जो हलचल है वो आज प्लाई कंपनीज में देखने को मिल रही है। खबर भी आ रही है कि प्लाई बोर्ड पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने पर सरकार विचार कर रही है, जिसके चलते तमाम प्लाई कंपनी में तेजी देखने को मिल रही है। और अगर स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज, मंग टिम्बर, इन सभी में 20% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो खबरों के दम पर काफी ज्यादा हलचल में है। टाइच इंडस्ट्रीज, यहां पर खबर आई है कि कंपनी को यूएस एफडीए से एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसके चलते 20% तक की तेजी इस काउंटर में देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ सर्किट रिवीजन देखने को मिला है। स्टोर वन रिटेल, ये काउंटर पिछले 4 दिनों से चल रहा है और आज भी इसमें तगड़ी रैली देखने को मिल रही है। 10% की मजबूती के साथ ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। और पालरे टेक्नोलॉजीज में भी आज सर्किट रिवीजन देखने को मिल रहा है। 4% तक की कमजोरी इस काउंटर में देखने को मिली थी। इस वक्त अभी थोड़ी रिकवरी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अच्छे नतीजों की वजह से काफी ज्यादा चल रहे हैं। सतलज टेक्सटाइल्स, राजरतन वायर्स, आरएसडब्ल्यूएम, इन सभी में 13 से 14% की तेजी देखने को मिल रही है। और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनके नतीजे काफी कमजोर आए हैं और वो सभी स्टॉक आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एसीएम टेक मुनाफे में 92% की गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक में भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। 10% की कमजोरी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और बीएसएल, टीटी लिमिटेड, इन दोनों के नतीजे कमजोर आए। हम देख रहे हैं सुबह से ये काउंटर्स कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। शुगर स्टॉक्स आज काफी ज्यादा हलचल में है और इस वक्त जो ग्लोबल शुगर प्राइस है वो अपने 18 महीने के उच्चतम स्तर पर है, जिसके चलते हम देख रहे हैं उगर शुगर वर्क्स, कोठारी शुगर्स, केसीपी शुगर्स, इन सभी में तेजी है। और उगर शुगर वर्क्स में 13% तक की तेजी देखने को मिल रही है। और कुछ ऑफशोर कंपनीज में भी आज तेजी है। अबान ऑफशोर, जीओएल ऑफशोर और डॉल्फिन ऑफशोर, इन सभी में तीनों ही काउंटर्स में 3 से 4% की मजबूती देखने को मिल रही है। बता रही थी स्मॉल कैप कॉर्नर में भी आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समय चौहान मेरे साथ बने हुए, उनसे लेंगे उनके ट्रेडिंग टिप्स मौजूदा बाजार में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ समित चौहान बने हुए हैं। समित, आपसे समझना चाहूंगे आपको अभी टेक्निकल चार्ट में कौन से 2 स्टॉक ऐसे हैं जो स्ट्रांग दिख रहे हैं, आपकी ट्रेडिंग सलाह? ये पहला हमारा पिक होगा अरविंद लिमिटेड। कल इसने एक अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है उसके मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन से, जो अराउंड 294-95 था। एक अच्छे खासे 3 से 4 वीक्स के कंसोलिडेशन से ये स्टॉक बाहर निकला है और इसमें एक वॉल्यूम एक्टिविटी अगर हम देखें तो काफी अच्छी हुई है। तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 316 का हमारा टारगेट होगा इसके लिए और 290 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक जो होगा वो इंडियाबुल हाउसिंग होगा। इसमें हम इमीडिएटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 720-725 तक भी लेवल्स इसमें आ जाए। अगर हम देखें तो लास्ट 2 वीक से स्टॉक ये कंसर्ट हो रहा था एक नैरो रेंज में, और आज थोड़े अर्ली साइंस मिल रहे हैं वॉल्यूम एक्टिविटी और प्राइस एक्शन देख के कि ये रेंज में से ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो इसमें एक बाइंग की सलाह होगी 720 के टारगेट के लिए, और ये 679 के स्टॉप लॉस इसमें खरीदारी की जा सकती है। तो
तो 2 बाय के कॉल्स आपको समित दे रहे हैं। अरविंद इनको पसंद आ रहा है, इसमें स्टॉप लॉस 290 का लगाएं, लक्ष्य ये 316 के देख रहे हैं। और साथ ही में दूसरा स्टॉक जो इन्हें पसंद आ रहा है वो है इंडिया बुल हाउसिंग, इसमें भी खरीद की ही सलाह दे रहे हैं। 679 का स्टॉप लॉस रखें, लक्ष्य 720 रुपए का। तो ये 2 पसंद है समित की जो उन्हें टेक्निकल चार्ट पे स्ट्रांग दिख रहे हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद भारतीय बाजारों में शानदार तेजी, 200 अंक उछला सेंसेक्स और निफ्टी 7,900 के करीब। राज्यसभा में बैंकरप्सी बिल पास होने के बाद बैंकिंग शेयरों में मजबूती, बैंक निफ्टी 1% ऊपर और आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 3% चढ़ा। आज देर रात होगा एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में फेरबदल का ऐलान, भारत का वेटेज बढ़ने की उम्मीद, 1 जून से लागू होंगे बदलाव। फार्मा कंपनियों डॉक्टर रेड्डीज और ग्लेनमार्क के नतीजे आज, डॉक्टर रेड्डीज से कमजोर नतीजों का अनुमान, नेस्ले, अरविंद, विजया बैंक के नतीजों पर भी होगी आज नजर। और आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे अप्रैल सीपीआई और मार्च आईआईपी के आंकड़े। 5% रह सकता है सीपीआई और आईआईपी सुधरकर बढ़ सकता है 2.5% तक। बेहद दमदार शुरुआत की है भारतीय बाजारों ने साफ तौर पर ग्लोबल संकेतों की कमजोरी के बावजूद। बड़ा सवाल ये कि क्या यहां से भी आगे मजबूती बनेगी और साथ ही किस तरह से ट्रेड करें। आप ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें खासतौर से वायदा कारोबार में कोई न कोई एक्शन करना है। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 180020978990। चाहे तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं 7045220000। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आपकी स्टॉक्स में कोई भी पोजीशन है तो वहां पर किस तरह के सौदे करें, और अगर आप नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तब भी उस पर राय देंगे। एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान तकनीकी राय देंगे और वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित हर्चेकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है CNBC आवाज पर। इससे पहले कि मैं दर्शकों के सवाल लूं, अमित, एक राय आपसे निफ्टी पर लेनी चाहिए। 7,900 पर पहुंचे हैं, टिकने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या यहां पर फ्रेश तेजी कर लेनी चाहिए या कॉन्ट्रा कॉल लें? देखिए, हमें लगता है कि मार्केट का जो कंसोलिडेशन फेज था जो अराउंड 10 दिन से चल रहा था वो अभी खत्म होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उसका अगर हम रीजन देखें तो जो ओपन इंटरेस्ट निफ्टी फ्यूचर्स में बढ़ रहे थे पिछले 3 दिन से अराउंड 7-8 लाख शेयर्स, वो कल के वोलेटिलिटी में निकल गए हैं। तो हमें यही लग रहा है कि मार्केट काफी लाइट हो चुका है और यहाँ से मार्केट में 100 से 150 पॉइंट की रैली इजीली आ सकती है। तो व्यू यही है। अगर आपका थोड़ा ब्रॉडर व्यू है तो आपका जो लॉन्ग पोजिशन पे स्टॉप लॉस बनता है अराउंड 7800 का बनता है फ्यूचर्स में। अगर एकदम शॉर्ट टर्म पोजीशनिंग पे ले रहे हैं तो 7850 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स ले सकते हैं। हमें लग रहा है कि निफ्टी फ्यूचर्स 3-4 दिन में 8060 to 8070 तक सेटल होना चाहिए। ओके, तो फिलहाल खरीदारी का मौका अब भी बरकरार दिखता है। 7,920 के ऊपर फ्यूचर खरीदने, लगभग उन्हीं लेवल पर निफ्टी फ्यूचर्स इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 7,915-20 के आसपास यहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। 7,850 आपका स्टॉप लॉस होगा, 8,075 ये है लेवल, लेकिन फ्यूचर्स के लेवल है, ये जरूर ध्यान में रखें। क्या इसी तरह की राय बैंक निफ्टी पर भी है खरीदारी की? अमित बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी में काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है एंड हमें लग रहा है कि अराउंड 17,500 तक की रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो स्टॉप लॉस अराउंड 16,600 के पास रखें, 16,650 का, क्योंकि आज के कल के न्यूज के बाद में इसमें अभी भी लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है। तो व्यू पॉजिटिव ही है बैंक निफ्टी पे। 17,500 से 17,600 तक जाके बैंक निफ्टी स्टेबलाइज करना चाहिए। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी यहां पर राय खरीदारी की है। 16,900 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी खरीदना है और उसके ऊपर चली रहा है, यहां खरीद सकते हैं आप। आपका लक्ष्य होना चाहिए 17,500 का, 16,650 का स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही लंबे लंबे हैं यहां पर अमित की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हमारे दर्शकों के सवाल। और पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, राहुल। राहुल नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, रिलायंस कैपिटल सेल किया है 4 लोग 396 के रेट में। ओके,
396 ₹396 में रिलायंस कैपिटल में बिकवाली की है। चलिए आपके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट ले रहे हैं समित चौहान से। समित बताइए, रिलायंस कैपिटल में शॉर्ट करने का इनका इरादा ठीक है, प्रॉफिट बन पाएगा क्या? 396 में बेचा है, 406, ₹10 ऊपर चल रहा है इनके भाव से। स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखना चाहिए? देखिए अनिल जी, अगर रिलायंस कैपिटल की बात करें तो 3 दिन पहले हमने इसमें एक स्पॉट देखी थी और ये 3-4 वीक से स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है। ऊपर की तरफ 416-17 का लेवल ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है और लोअर साइड पे 80-85 के यहाँ से इसमें अच्छी खासा बाउंस आ रहा है। गोइंग फॉरवर्ड जब तक ये रेंज से कोई भी साइड पे ये ब्रेकआउट नहीं देता, इसमें क्लियर डायरेक्शन बोलना डिफिकल्ट है। बट एक है इसमें बायस क्लियरली पॉजिटिव साइड पे है, क्योंकि अगर 3-4 दिन में इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो 1 या 2 दिन में वो पूरा जो करेक्शन है वो एंगल्फ हो जाता है। तो डेफिनेटली बायस स्ट्रांग है, पॉजिटिव साइड पे है। मेरे ख्याल से इनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 417 का। अगर 417 ब्रेक होता है तो ये स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आ सकती है। इनफैक्ट अगर ये रिस्क लेना चाहे तो ये पोजीशन उनकी डबल कर सकते हैं और बाय करके चल सकते हैं। बट फिलहाल 417 के स्टॉप लॉस से इनका शॉर्ट पोजीशन ये होल्ड कर पाएंगे। और नीचे में जब 599 का जो कल का लो है, जब ये स्टॉक ब्रेक करेगा इसमें थोड़ा बहुत वीकनेस दिखेगा टुवर्ड्स 385। ओके, तो ये है राय। इस वक्त अगर आपको पोजीशन रखनी है शॉर्ट की तो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 417 के आसपास। हमारे अगले दर्शक से बात करेंगे और हमारे साथ अब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सुशील, पुणे से हमारे अगले दर्शक हैं। सुशील जी नमस्कार, बताइए क्या ट्रेड लिया आपने? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। ये जेट एयरवेज में पोजीशन है मेरी, लॉन्ग पोजीशन किया है 665.45 में, ₹665.45 में आपने जेट का फ्यूचर सर आपके ही शो पे DTST कॉल दिया था। ओके, और 72 का टारगेट था जी, लेकिन वो 71.8 पे रिवर्स हो गया। ओह अच्छा, 20 पैसे से आपका टारगेट मिस हो गया थोड़ा। हाँ ओके, तो स्टॉप लॉस क्या दिया था उसमें? क्या करना है? स्टॉप लॉस 662 का दिया था। तो लगाया क्यों नहीं सर फिर? सर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, 2 चीज आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ सुशील जी। पहला तो ये कि जैसे 672 का टारगेट दिया और 671-80 से स्टॉक घूम गया, तो 600-700 रुपए का स्टॉक होना तो 1-2 रुपए ना देखें, मुनाफा वसूली करने में थोड़ा अलर्ट रहें। और दूसरी बात, जब भी BTST कॉल पर ट्रेड करें ना, या BTST नहीं, हमारे जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो कोई भी कॉल दें, उसमें दोनों तरफ नजर रखें, टारगेट पर भी और स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। नहीं तो होता क्या है कि मुनाफा छोटा कमाना है, नुकसान बड़ा हो जाता है। एनीवेज, अब आपने चूंकि पोजीशन रखी है तो 650 रुपए पर राय ले लेता हूं मैं समित से। समित, 650 रुपए भाव है जेट एयरवेज का, इनकी खरीद है 665-66 के आसपास की। क्या करें, ये होल्ड कर सकते हैं क्या? यदि हाँ तो स्टॉप लॉस और बताएं इनका टारगेट फिर से आ सकता है क्या? अनफॉर्चुनेटली इनका टारगेट मिस हुआ है 20 पैसे से। मेरे ख्याल से इनको अभी फिलहाल एक क्लोज ट्रैक रखना पड़ेगा। इसका एक इम्पोर्टेंट लेवल है 645 का जो कल का लो है। ये स्टॉक थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है तो ऑब्वियसली इसकी रेंज भी काफी बड़े रहेंगी। एक्चुअल स्टॉप लॉस 624 का होगा, बट मेरे ख्याल से वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस इनको मेंटेन नहीं करना चाहिए। कल का लो 645 है, उसके नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो फॉर अ टाइम बिंग ये एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में एक 10-15 पॉइंट का एटलीस्ट करेक्शन आ सकता है। बट जब तक 645 ये होल्ड कर पा रहा है, इसमें पॉसिबिलिटी है वापस ये जो इसके हाईज है अराउंड 671 वो रिटेस्ट कर सकता है। ओके, ये है राय आपके लिए। अब इन स्टॉप लॉस और टारगेट्स पर आप नजर जरूर बनाकर रखें। पटियाला चलते हैं, हमारे साथ अगले दर्शक हमारे साथ इस वक्त चरणदीप। चरणदीप जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे पास टीवीएस मोटर की कॉल है 300 स्ट्राइक प्राइस वाली, 13.50 पे ली है। ओके, 300 रुपए का आपने टीवीएस मोटर्स का कॉल खरीदा है 13.50 में, और भाव आपके सामने मैं रख दूं, टीवीएस मोटर तो चल रहा है 295 रुपए, यानी कि स्ट्राइक प्राइस तो आपकी नजदीक की है, लेकिन भाव इसका घट गया है, 5.5 रुपए के आसपास आ गया। अमित हर्चिकर से पूछते हैं, अमित क्या सलाह देंगे आप? इन्होंने कॉल में खरीदारी की, तेजी की पोजीशन बनाई है टीवीएस मोटर्स में। देखिए राय ये होगी कि स्टॉक में फिर से एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है, तो स्टॉक फिर से 285 तक आ सकता है। तो राय यही है कि आप निकल जाएं, क्योंकि अगर यहाँ से गिरावट आती है तो कॉल ऑप्शंस की वैल्यू ज्यादा डिग्रेड हो जाएगी। ओके, तो ये राय है आपके चरणदीप साहब आपके लिए टीवीएस मोटर्स के स्टॉक पर। अगले दर्शक हमारे साथ पंजाब से ही हैं, बटाला से इंद्रप्रीत सिंह जी। इंदर जी पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार।
नमस्कार सर। जी सर। सर मैंने जस्ट डायल 650 का पुट लिया है 25 रुपए में। 650 का पुट जस्ट डायल का 25 रुपए में आपने खरीदा है। बताएं अमित जी, क्या राय है इनके लिए पुट में खरीदारी, यानी कि मंदी की पोजीशन बनाई है इन्होंने जस्ट डायल में, और जस्ट डायल आज थोड़ा सा मजबूत जरूर है, 704 रुपए का भाव है। इनकी 25 रुपए की पोजीशन, थोड़ा नुकसान है, 21.5 रुपए के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है, क्या करेंगे? देखिए स्टॉक में जो ट्रेंड है एकदम नीचे की तरफ ही जा रहा है स्टॉक, एंड हमारी राय ये है कि स्टॉक अराउंड 660 तक तो अगले कुछ दिनों में जाके स्टेबलाइज होना चाहिए। तो अपनी पोजीशंस मेंटेन रखे, 740 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगर 740 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो फिर से एक रेंज बाउंड होने की संभावना है, एल्स डायरेक्शन तो नीचे की तरफ ही है। ओके, तो ये राय है जस्ट डायल पर, नीचे की तरफ ही डायरेक्शन है, घबराए नहीं, होल्ड करें अपनी पोजीशन को। लेकिन बता दें आपको, पिछले कुछ वक्त से सरकारी बैंक्स एनपीए के चलते सुर्खियां बटोर रहे हैं। आरबीआई से लेकर सरकार सभी इससे परेशान है। बहुत कोशिशों के बावजूद अब एनपीए पर कुछ लगाम लगती नजर आती दिख रही है। बैंक इस संकट से निपटने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, कब तक उनकी स्थिति सुधरेगी और कर्ज कब सस्ते होंगे, इन तमाम मुद्दों पर हमारे संपादक संजय पुगलिया ने बातचीत की एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य से। नंबर बताता है कि प्रॉब्लम ग्रेव है। तो आप जो कह रहे हैं कि रेट कम होगा बढ़ने का, रेट कम होगा लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में बढ़ने जा रहा है। ये देखिए, एब्सोल्यूट टर्म में जो नंबर है इसकी रेजोल्यूशन के लिए टाइम चाहिए। ये 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में नहीं होगी, लेकिन एब्सोल्यूट टाइम में भी ये घटेगी, लेकिन वो घटने के लिए आपको साल भर 1.5 साल देना पड़ेगा। और इसके लिए और जो जरूरी है वो है कि हमारी इकोनॉमी की जो डिमांड है इन द इकोनॉमी, दैट मस्ट ऑल्सो गो अप, क्योंकि ज्यादातर जो अभी एनपीए हो रहे हैं ये सारे अकाउंट्स जो है इसके पीछे अच्छे एसेट्स हैं, यानी दे माइट बी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, दे माइट बी पावर यूनिट्स, दे माइट बी रोड्स। तो ये सारे जो एसेट्स हैं इनकी यूटिलाइजेशन बढ़ना बहुत जरूरी है। यूटिलाइजेशन बढ़ेगी तो दे विल बी एबल टू गेट मोर मनी इन ऑर्डर टू सर्विस लोन्स एंड पे डाउन लोन्स। नॉट ओनली दैट, वंस दैट हैपन्स देयर विल बी बायर्स हु विल कम एंड बाय आउट दीज एसेट्स। और इस बीच बाजार पर रखी नजर 150 अंकों की तेजी, सेंसेक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, कोई खास नहीं। निफ्टी अभी 7,900 के बेहद करीब है, 45 अंकों की मजबूती यहां पर भी बरकरार है। निफ्टी का आज का हाई बता दूं आपको 7,916 का, तो वहां से महज 20 अंक मुनाफा वसूली आई है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% मजबूत और बैंक निफ्टी सबसे बढ़कर लगभग 150 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो ये है इस वक्त बाजार पर रुझान। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा और साथ ही अमित हर्चेकर की कुछ बेहतरीन पिक्स मेरे पास है स्टॉक फ्यूचर्स की, और साथ ही ऑप्शन की रणनीति लेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है समित चौहान और साथ ही अमित हर्चेकर भी। आगे बढ़े, दर्शकों के सवाल लें उससे पहले कुछ पिक्स जो मैं देख रहा हूं अमित की लिस्ट में है। एशियन पेंट्स कल नतीजे के बाद स्टॉक मजबूत होता हुआ दिखा था, आज भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है और इसे खरीदने की राय दी है अमित ने, बताएं। देखिए, स्टॉक में अराउंड 3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है एंड काफी पॉसिबिलिटी है कि रैली अभी जाके 975 टू 980 तक जाके थमे, क्योंकि काफी शॉर्ट बिल्डअप भी क्रिएट हुई थी अराउंड 880 टू 900 के पास, उनमें भी कवरिंग दिखाई दे रहा है। तो हमारी राय है कि आप 900 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स खरीदे एंड 975 टू 980 आपका लक्ष्य होगा। कुछ और पिक्स लूंगा उससे पहले हमारे एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है और वो है रायपुर से अविनाश। पहले उनका सवाल ले लिया जाए। अविनाश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। चलिए उनसे संपर्क हमारा अभी शायद टूट चुका है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन ग्रेसिम एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी की राय दी है अमित हर्चेकर ने। अमित बताइए क्या टारगेट्स है इसके लिए? देखिए, ग्रासिम का जो मार्केट में ट्रेडेबिलिटी है कंपैरेटिवली, अब या बोल सकते हैं रिटेल में लोग काफी कम ट्रेड करते हैं स्टॉक में। व्यू यही बन रहा है कि स्टॉक ने एक बेरिश पैटर्न नेगेट हुआ है एंड काफी पॉसिबिलिटी कि इसमें शॉर्ट कवरिंग होके स्टॉक 4500 टू 4600 तक आ सकता है ये अप मूव। तो व्यू यही है कि आप 4150 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कीजिए। काफी उम्मीद है जिस प्रकार से एक शॉर्ट पैटर्न बेरिश पैटर्न हुआ है, जब भी बेरिश पैटर्न नेगेट होता है तो उसका इम्प्लीकेशन काफी पॉजिटिव होता है, इसी कारण हम 5-6% की रैली यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके,
तो ये है राय इस वक्त ग्रासिम के स्टॉक पर, और यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक आज एकदम सुस्त कारोबार दिखा रहा है, लेकिन तेजी करें 4280 के लक्ष्य के लिए, और माफ कीजिएगा 4550 के लक्ष्य के लिए 4280 के ऊपर खरीदना है। लगभग उन लेवल के आसपास तो आ ही चुका है, 4270 इस वक्त ट्रेड कर रहा है फ्यूचर। आरईसी एक और स्टॉक है जहां पर ट्रेडिंग की राय दी है अमित ने, लेकिन ये है शॉर्ट साइड पर, और एकमात्र स्टॉक जो उन्होंने चुना है शॉर्ट की तरफ। पूछते हैं अमित से, बताइए सर क्या वजह आप यहाँ पर मंदी करना चाहते हैं? देखिए, हमें यही लग रहा है कि अभी जो भी रैली आएगी मार्केट में वो सिर्फ निफ्टी रिलेटेड ही होगी, जबकि ब्रॉडर मार्केट्स में हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। इसमें से जो वीक स्टॉक है एक आरईसी बन रहा है, क्योंकि स्टॉक में जो भी बाइंग मोमेंटम था पूरा फेड हो चुका है एंड स्टॉक फिर से अपने 52 वीक लो के पास जा रहा है। तो व्यू यही है कि आप 173 के स्टॉप लॉस से अभी भी इसमें शॉर्ट पोजिशन क्रिएट कीजिए। लक्ष्य अराउंड 156 के, अगर 156 टूटता है तो स्टॉक 140 तक भी जा सकता है। तो शॉर्ट की राय होगी 173 क्लोजिंग बेसिस पे टाइट स्टॉप लॉस रखना है। ओके, और हाँ, यहाँ पर कुछ और सवाल लिए जाए। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं, सत्यवंत जो सवाल पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ अनिल जी नमस्कार जी। सर मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का 2 लॉट है, एक कॉल और पुट। 165 का कॉल है मेरे पास और 145 का पुट है सर। एक सेकंड सर, कॉल और पुट दोनों ही लिया आपने? हाँ सर। कॉल कितने का लिया है? 165 165 का कॉल लिया 3 रुपए में, और हाँ सर 145 का। हाँ सर, और 2.80 में। क्या सोच के लिया है सर? हाँ सर, कल रिजल्ट है ना, तो गैप अप गैप डाउन का थोड़ा सा चांस बनता है, वो सोच के सर। ठीक बात है, रिजल्ट के हिसाब से आपने बनाई है रणनीति, दोनों ही पुट और कॉल खरीद कर। अमित बताएं, स्ट्रेटेजी सही है क्या इनकी? कुल मिलाकर 6 रुपए के आसपास की प्रीमियम इन्हें देनी पड़ रही है। 165 का ऊपर कॉल है, 145 का स्टॉक इस बीच 155 रुपए के आसपास, जहां तक मेरा अंदाजा है 155 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर तो 156-57 के आसपास है, 157 पर फ्यूचर है बैंक ऑफ बड़ौदा के इस वक्त ट्रेड करते हुए। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, रणनीति काफी सही है, क्योंकि स्टॉक का जो ओवरऑल ट्रेंड है लॉन्ग टर्म के हिसाब से नेगेटिव है, एंड अगर हम उम्मीद करें कि स्टॉक में नेगेटिव सरप्राइज आता है तो जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑफ ऑप्शन से बढ़ जाएगी, जिससे कि इनके कॉल और पुट्स की वैल्यूज कंपैरेटिवली बढ़ जाएंगे। तो पोजीशन से मेंटेन रखे, काफी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप भी दिखाई दे रहा है कि नतीजे नेगेटिव साइड से भी आ सकते हैं। तो व्यू तो नेगेटिव है, तो पोजीशंस इंटैक्ट रखे। अगर स्टॉक 145 का स्तर टूटता है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है अराउंड 138 है, तो इससे आपको एटलीस्ट 7-8 रुपए की का स्प्रेड ब्रेकडाउन के बाद आपको दिखाई देगा। ओके, चलिए, तो आपने सही रणनीति बनाई है, होल्ड करें। उम्मीद करें कि बैंक ऑफ बड़ौदा में बड़ी उछाल या बड़ी गिरावट आए नतीजे के बाद, ताकि आपको एक ऑप्शन में तो कम से कम अच्छा मुनाफा बनता हुआ दिखे। महसाना गुजरात से दुष्यंत हमारे अगले दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर। सर पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। जी अनिल जी, मैंने JSW स्टील 3 लॉट फ्यूचर्स के 1293 पे शॉर्ट किए हुए हैं। अच्छा, क्या करूं मैं? शॉर्ट पोजीशन है 1293 रुपए में। समित जरा चार्ट देखिए JSW स्टील के 1293 में इनकी मंदी की पोजीशन है फ्यूचर्स की, और स्टॉक 1285 में मुनाफे में है 7-8 रुपए। स्टॉप लॉस और टारगेट? देखिए अनिल जी, एक वी शेप रैली के बाद इसमें लास्ट 4 दिन में हम थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, तो 1350 1380 का उसका रेजिस्टेंस जोन था, वहीं से इसने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाया। 1315 का इसका जो एक इम्पोर्टेंट स्तर था, सपोर्ट लेवल था, वो उसने 2 दिन पहले ब्रेक किया है क्लोजिंग बेसिस पे। सो बायर्स आने वाले 2-4 दिनों के लिए एटलीस्ट नेगेटिव साइड पे रहना चाहिए। सो इन्होंने शॉर्ट की जो पोजीशन ली है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। 1317 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और नीचे में ये स्टॉक 1250-1260 आता है, तो वहां पे ये मुनाफा वसूली कर सकते हैं। परफेक्ट, तो ये 1250-1260 की रेंज में आप मुनाफा वसूली करें, और स्टॉप लॉस लगाकर दुष्यंत जी अपनी पोजीशन को होल्ड करें आप, ये आपके लिए ठीक रहेगा। रायपुर अगले दर्शक हमारे साथ हैं इस वक्त, वहां से अविनाश जी। अविनाश जी पूछिए अपना सवाल। सर SBI का कॉल लिया है 5 रुपए 60 पैसे में। अच्छा, SBI खरीदा है 5 रुपए 60 पैसे में, 190 का 190 का कॉल। पूछते हैं यहाँ पर समित से। समित 190 में इन्होंने 190 का कॉल 5 रुपए 60 पैसे में खरीदा है SBI का। SBI में आप फ्यूचर्स के लेवल के हिसाब से इन्हें स्टॉप लॉस और टारगेट दे दें। देखिए, लास्ट 3-4 दिनों में जो बैंकिंग स्टॉक्स में मूवमेंट आई है, उसमें ज्यादा प्राइवेट बैंकिंग ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। PSUs देखे तो वो क्लियरली लगार्ड है। SBI में भी अभी क्लियरली ऐसा कुछ पॉजिटिव साइन फिलहाल तो नहीं है।
195 का उसका मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता उसमें कोई एक बड़ी रैली हम लोग देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से इनको यहाँ से कोई भी बाउंस आता है टुवर्ड्स 192, 194, अगर ये SBI फ्यूचर में बाउंस देता है तो वहां पे एग्जिट कीजिए और इसमें स्टॉप लॉस इनको 181 का रखना पड़ेगा। ओके, ये है राय आपके लिए। 181 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपने कॉल की पोजीशन में खड़े रह सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद दर्शकों के कुछ और सवाल, साथ ही एक ऑप्शन की रणनीति भी होगी आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, समित चौहान और अमित हर्चिकर। और अब वक्त है ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी लेने का। अमित हर्चिकर से पूछते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रेड किया जाए इन लेवल्स पर। बताएं अमित जी। देखिए, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट का कंसोलिडेशन फेज खत्म हो चुका है, तो इसलिए हमने एक रिस्क रिवर्सल स्ट्रैटेजी दी है जिसमें आपको 8000 का कॉल लेना है और साइमल्टेनियसली 7700 का पुट बेचना है। इस जो स्ट्रैटेजी में आपका जो प्रीमियम आउटगो है अराउंड 25 to 35 के बीच में बनता है। एंड इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना है 10 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 10 रुपए के नीचे ये स्ट्रैटेजी चली जाती है क्लोजिंग बेसिस पे तो निकल जाए। इस स्ट्रैटेजी में रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी बेहतर है क्योंकि अपसाइड में हम ये जो स्प्रेड है 100 से 120 जाने की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि अगले 4-5 दिन में आ सकता है। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। 8000 का कॉल खरीदे निफ्टी का 63 रुपए में और 7700 का पुट बेचे 27 रुपए में। जब आप पुट बेचते तब भी तेजी की पोजीशन बनाते हैं और कॉल खरीदते हैं तब भी तेजी की पोजीशन बनाते हैं, यानी कि तेजी का व्यू है, लेकिन प्रीमियम साथ में आपके ये कमाई होती हुई दिख रही है। नेट स्प्रेड आपको मिलेगा इस वक्त 27 रुपए के आसपास। 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, लक्ष्य लगाएं आप 100 रुपए के आसपास का। ये है रणनीति अमित की इस वक्त। वक्त है आप दोनों से विदा लेने का। अमित और सुमित, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज ट्रेडर्स हॉटलाइन में अपनी राय देने के लिए। बाजार मजबूत स्थिति में 7900 के बेहद नजदीक निफ्टी। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद सौदा आपका लेकर आएंगी प्रियंका संभव। शुरुआती तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली। ऊपरी स्तर से सेंसेक्स 100 पॉइंट फिसला, 7900 के नीचे लुढ़का निफ्टी। राज्यसभा में बैंकरप्सी बिल पास होने के बाद बैंकिंग शेयरों में मजबूती। बैंक निफ्टी 1% ऊपर, ICICI बैंक 3% चढ़ा। सरकार जल्द देगी प्लाईवुड सेक्टर को राहत। वियतनाम और इंडोनेशिया से इंपोर्ट हो रहे प्रोडक्ट्स पर लगेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। ग्रीन प्लाई, सेंचुरी प्लाई, यूनिप्लाई और मंगलम टिम्बर के शेयरों में जबरदस्त मजबूती। आज देर रात होगा MSCI इंडिया इंडेक्स में फेर बदल का ऐलान। भारत का वेटेज बढ़ने की उम्मीद। 1 जून 2016 से लागू होंगे बदलाव। फार्मा कंपनियां डॉक्टर रेड्डीज और ग्लेनमा के नतीजे आज। डॉक्टर रेड्डी से कमजोर नतीजों के अनुमान। नेस्ले, अरविंद, विजया बैंक के नतीजों पर भी नजर। बाजार बंद होने के बाद आएंगे अप्रैल CPI और मार्च IIP के आंकड़े। 5% रह सकता है CPI, IIP सुधर कर हो सकता है 2.5% के करीब। तो बाजार में हमें जो बढ़त दिखी थी अभी भी कायम है, लेकिन जो ऊपर के लेवल्स थे उनसे थोड़े से नीचे आ गए बाजार। सेंसेक्स में अब 127 अंकों की बढ़त है, हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी 38 अंकों की बढ़त के साथ हरे निशान पर है। मिड कैप में 61 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक सबसे ज्यादा ऊंचाई पर 145 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है। ज्यादा शेयर हैं जहां हमें बढ़त दिख रही है। 1029 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं, इसके मुकाबले 401 शेयरों में दबाव दिख रहा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी। विकास, बाजार ने जो है मॉरिशस टैक्स संधि के सारे चिंताओं को दरकिनार कर दिया है, लेकिन आज 2 अहम आंकड़े शाम को जब पेश होंगे, आपको क्या लग रहा है बाजार का मूड वो कितना बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं?
देखिए प्रियंका, मेरा ये मानना है बाजार में बिल्कुल सेंटिमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव है। कल जो एक मॉरिशस पैक्ट को लेके भी जो एक आधे घंटे के लिए एक नीजक एक नेगेटिव रिएक्शन था, वहां से बाजार ने अच्छी रिकवरी दिखाई थी। फिर चूंकि यूरोप थोड़े कमजोर थे बोल के हमारे बाजार में भी फिर कमजोरी थोड़ी आ गई थी। बट आई फील, और आज शाम को जो आप डेटा की बात कर रहे हैं, चाहे वो सीपीआई हो या फिर जो आईएपी के नंबर्स हो, वहां पे भी पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं कि आईएपी नंबर्स में भी सुधार होना चाहिए। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है बाजार इन आंकड़ों को जो पॉजिटिव नंबर्स आने पे पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए। तो आई एम बुलिश ऑन द मार्केट्स एंड आई वुड रिकमेंड बाय ऑन एवरी डिक्लाइन इन दिस मार्केट। ओके, सो बाय ऑन डिक्लाइन कह रहे हैं विकास, इस पर नजर रखिए। अभी थोड़ी देर में विकास से हम लेंगे फटाफट सलाह भी आपके स्टॉक्स पर, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं शोभन मित्तल, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रीन प्लाई के। मिस्टर मित्तल, स्वागत है आपका। सरकार योजना बना रही है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी प्लाई बोर्ड पर लगा सकती है, इंडोनेशिया और वियतनाम से आने वाले प्लाई बोर्ड पर ये लग सकती है। इससे आप किस तरह का फायदा अपनी इंडस्ट्री के लिए देख रहे हैं मिस्टर मित्तल? प्रियंका, पहले तो एंटी डंपिंग ड्यूटी प्लाई बोर्ड पे नहीं बल्कि मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड पे लग रही है, जो प्रोडक्ट हम MDF कहते हैं। एंड हमें ये फायदा जरूर होगा कि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे इन लोगों से कम्पीट कर पाएंगे, जो पहले बहुत कम प्राइसेस पे इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था। तो दिस विल हेल्प अस, हमको जो मदद मिलेगी कि हमारे कैपेसिटीज हम यूटिलाइज कर पाएंगे एंड इनसे हम फेयर बेसिस पे कंपटीशन कर पाएंगे, स्पेशली ऑन जो पोर्ट एरियाज हैं जहां पे डायरेक्ट इंपोर्ट होता है और फ्रेट काफी कम लगता है, क्योंकि इंडिया बॉम्बे हो गया, चेन्नई हो गया, जो जहां पे पोर्ट्स हैं वहां पे इनकी प्राइसेस बहुत कम होती है कंपेयर टू हमारे लिए, जहां हम काफी डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पहुंचाना पड़ता है। तो वहां हमें कंपटीशन का काफी सुविधा मिलेगा। तो ये समस्या शोभन जी अभी तक कितनी बड़ी समस्या आप लोगों के लिए साबित हो रही थी? एक तो आपने बताया कि पोर्ट के पास जब ये मिलता था तो काफी उसमें प्राइसेस को लेकर के जो डिफरेंस था उसका सामना करना पड़ा था, उससे नुकसान आपको अभी तक कितना झेलना पड़ता था आपकी इंडस्ट्री को? ये ऐसा, आज के दिन जो टोटल MDF मार्केट है उसमें से करीब 35 से 40% मार्केट आज भी इंपोर्ट्स का हो रहा है, और उस कारण से काफी कंपनियों को तकलीफ हो रही है कैपेसिटी यूटिलाइज करने में। उनके प्रोडक्शन नीचे चलते हैं क्योंकि कंपटीशन के कारण वो माल बेच नहीं पाते। तो इस पे एक नंबर डालना बड़ा मुश्किल होगा, बट जरूर मतलब अगर मैं देखूं तो लॉसेस काफी है इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। शोभन मित्तल थे, बता रहे थे कि प्लाई बोर्ड नहीं बल्कि एक टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे थे, मीडियम डेंसिटी बोर्ड है, उस पर लग सकता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, और इसके बाद इन्हें उम्मीद है कि इनकी इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिलेगा, जिससे आपकी कैपेसिटी को अभी तक यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे वो करने को मिलेगा। और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं प्लाई से जुड़े सारे ही शेयर्स में अच्छी खासी तेजी दिखने को मिल रही है। इस खबर से काफी खुश नजर आ रहे हैं, जिसमें ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री जिसके मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, सेंचुरी प्लाई, प्लाई, मंगलम टिम्बर में तो 20% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश सरकार कर रही है। विकास मेरे साथ है। विकास, इस खबर को आप कैसे देखते हैं इस इंडस्ट्री के लिए? देखिए प्रियंका, बेहद ही पॉजिटिव खबर है। जैसे कि उन्होंने बताया, MDF जो बोर्ड्स है उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने से जो प्लाईवुड के जो एक सब्स्टिट्यूट होने के कारण जो प्लाईवुड मेकर्स है उनको भी एक बहुत अच्छा इसका फायदा होगा। और ये जो कंपनियां हैं, ऐसे भी इन कंपनियों के परफॉर्मेंस में आने वाले सालों में अच्छे एक परफॉर्मेंस की उम्मीद है, कीपिंग इन माइंड की सरकार का जिस तरह से हाउसिंग पे फोकस है। तो हम प्रीटी बुलिश ऑन द सेक्टर, और सेक्टर में जो कंपनियां अच्छे फंडामेंटल्स वाली है, जैसे ग्रीन प्लाई है या फिर सेंचुरी प्लाई है, जो कि पहले भी मैंने कई बार आपके चैनल पे रिकमेंड किए हुए हैं दोनों स्टॉक, तो इन दोनों स्टॉक पे अच्छा लगता है। बट चूंकि आज न्यूज के कारण ये ऑलरेडी चल चुके हैं, तो थोड़ा डिक्लाइंस का इंतजार करना चाहिए और लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। और अब शुरू करते हैं स्टॉक्स फटाफट। अगले 5 मिनट तक बिना रुके आपकी तरफ से आज शेयरों के सारे सवालों पर फटाफट सलाह देंगे विकास सेठी। पहला सवाल दिल्ली से पवन का, GM ब्रूअरीज में क्या करें? 10 शेयर होल्ड करते हैं, 917 की खरीद।
प्रियंका नुकसान में है, लेकिन कंपनी अच्छी है, नतीजे भी अच्छे थे। हालांकि थोड़े कंसर्न्स है जिस तरह से सब स्टेट्स ने जो बैन लगाया है, बट आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक। बड़ौदा से राहुल, पीटीसी फाइनेंस 3000 शेयर 40 रुपए 80 पैसे में खरीदा है। अच्छे फंडामेंटल्स है कंपनी के और बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, तो मेरी राय में इसमें भी बने रहने की सलाह रहेगी। बड़ौदा से केतन, हिताची होम्स के 20 शेयर 1550 की खरीद। देखिए, हिताची होम भी एक अच्छी कंपनी है और जिस तरह से अभी जो भी ये कूलर्स और एयर कंडीशनर्स बनाने वाली कंपनियां हैं, जिनका कि चूंकि गर्मी इस बार ज्यादा पड़ने की संभावना है, तो उनमें एक अच्छा रुझान देखा जा रहा है। अच्छी कंपनी है, आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक। दिल्ली से विक्रम, रुचि सोया के 5000 शेयर होल्ड करते हैं, 30 रुपए की खरीद है। ये नुकसान में है, बट कंपनी के बहुत ही कमजोर फंडामेंटल्स है, बहुत ही ह्यूज डेट पे बैठी हुई है, रिटर्न्स बहुत पुअर है, तो आई वुड रिकमेंड अ सेल ऑन द स्टॉक। अहमदाबाद से प्रदीप, एक्सिस बैंक के 50 शेयर 480 की खरीद है। अच्छी कंपनी है, स्टॉक में निचले लेवल से बहुत अच्छा एक उछाल देखा गया है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ब्लिप जरूर आ सकता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द स्टॉक यहां से भी अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे, तो मेरी राय में बने रहना चाहिए। कोल्हापुर से प्रकाश जोशी, सास्किन कम्युनिकेशन 25 शेयर 325 की खरीद। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली एक स्ट्रांग कंपनी है और जिस तरह से ग्रोथ दर्ज करी है पिछले कुछ क्वार्टर सालों में, तो मुझे लगता है इसमें यहां से अपसाइड देखने को मिलेंगे, तो मेरी राय में बने रहना चाहिए। दिल्ली से सुनील, आईडीबीआई बैंक 1000 शेयर 74 की खरीद। थोड़े नुकसान पे है, बट जिस तरह से सरकार ने एक जो प्रोपोजल्स दिया है इसमें स्टेक सेल का और मैनेजमेंट चेंज का और जो बदलाव इसमें देखे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इस कंपनी में या इस स्टॉक में यहां से अपसाइड देखने को मिलेंगे, सो आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक। जलगांव से वैभव, पाई इंडस्ट्रीज 50 शेयर 650 की खरीद है। एक बेहतरीन कंपनी है और जिस तरह से पॉजिटिव और अच्छे मानसून के आसार हैं, ये जितनी भी एग्रो बेस्ड कंपनीज है उनके स्टॉक्स में अच्छा उछाल देखा जाएगा आगे भी, और तो मेरी राय में एक अच्छा स्टॉक है और इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। जयपुर से संतोष यादव, अबान ऑफशोर 250 शेयर 327 की खरीद। ये खरीद इनकी बिल्कुल ऊंचे लेवल पे की हुई है, लेकिन आजकल ये स्टॉक में अच्छा एक रनअप देखा जा रहा है। क्रूड के प्राइसेस भी जिस तरह से स्टेबल हो गए या बढ़ गए हैं, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जा रहा है, तो इन लेवल से यहाँ पे अपसाइड हो सकती है, तो मुझे लगता है बने रह सकते हैं इस स्टॉक में। फरीदाबाद से श्याम पंडित, जेबीएफ इंडस्ट्री 250 शेयर 259 की खरीद है। ये भी एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और जिन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है वहां से अपसाइड बिल्कुल देख सकते हैं। बाजार में जैसे सेंटिमेंट्स इंप्रूव होते हैं, यहाँ पे भी उछाल आएगा, तो आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक। हुबली से श्रीधर, डीसीएम श्रीराम 200 शेयर 241 की खरीद है इनकी। देखिए प्रियंका, एक शुगर कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन नतीजे कंपनी के आए थे 2-3 दिन पहले, और उसके बाद से स्टॉक में अच्छा खासा उछाल भी आया है, बट इनकी खरीद ऊंचे लेवल पे की हुई है, बट फिर भी मुझे लगता है यहां से और अपसाइड्स इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे, तो आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक। गुरुग्राम से अंकित जैन, ओरिएंट बेल 1000 शेयर 137 रुपए 3 पैसे की खरीद। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली एक साउंड कंपनी है, और जिस क्षेत्र में ये कारोबार करती है, जो टाइल्स बनाती है और सेरेमिक्स में है, तो हाउसिंग सेक्टर पे बूम के कारण यहाँ पे भी एक इंप्रूव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा फ्यूचर में, सो आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक। अगला सवाल IVRCL पर है और ये है शेखर का सवाल, 400 शेयर 15 रुपए की खरीद।
देखिए, वैसे तो इनके भाव से बहुत ज्यादा इनको नुकसान हो रहा है और स्टॉक का भाव आजकल कुछ 4-1 रुपए के आसपास है, तो कुछ और यहाँ से क्या टूटेगा, बट फिर भी इस शेयर में बने रहने का कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं आता। हाईली लेवरेज कंपनी है और काफी अभी हाल ही में कोलकाता में फ्लाईओवर कोलैप्स के कारण काफी विवादों में भी है, तो आई वुड रिकमेंड अ सेल ऑन द स्टॉक। और इसी के साथ स्टॉक्स फटाफट में इतना ही वक्त था, लेकिन शो में हमारे पास अभी ढेर सारा वक्त है और हम विकास से समझने वाले हैं कि फंडामेंटली उन्हें कौन से 2 स्ट्रांग स्टॉक लग रहे हैं, लंबी अवधि के लिहाज से क्या है उनकी पसंद। सौदा आपका में आगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे साथ है आज विकास सेठी। विकास, आपसे समझना चाहूंगी लंबी अवधि के लिहाज से आपके 2 पसंदीदा शेयर कौन से होंगे? देखिए प्रियंका, जो पहला स्टॉक मैंने आज चूज किया जो लंबी अवधि के लिए मुझे अच्छा लगता है वो है उज्जीवन फाइनेंशियल्स। ये एक हाल ही में लिस्टिंग हुई है इस कंपनी की। जो आईपीओ आया था उसको बहुत ही एक अच्छा रिस्पांस मिला था और उसके बाद जो लिस्टिंग भी हुई, अच्छी लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग वाले दिन स्टॉक करीबन 8-9% के प्रीमियम पे लिस्टिंग क्लोज हुआ था। इस कंपनी में मुझे लगता है यहां से भी आने वाले साल भर में बहुत अच्छे अपसाइड देखने को मिल सकते हैं, जिसके कारण है कि कंपनी एक बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर में ऑपरेट करती है और जिस तरह से इनका एक प्लान है कि ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की लेंडिंग में भी आए और उसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को भी कैटर करे। फिर जो ये अपने आप को कई ज्योग्राफिकल एरिया जो कि अनबैंक्ड या सेमी बैंक्ड है वहां पे भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ इस कंपनी से देखने को मिल सकती है। कंपनी के पास एक स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस भी मिला हुआ है आरबीआई से। और जहां तक वैल्यूएशंस का सवाल है, ये कंपनी अपने जो पीयर्स है, लिस्टेड पीयर्स जैसे एसकेएस माइक्रो फाइनेंस है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है या फिर एक हाल ही की एक और लिस्टिंग है इक्विटास, इन सब के कंपैरिजन में प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो बहुत ही सस्ते और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती है। तो मुझे लगता है ये जो अभी करंटली 235-40 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता है, यहां से फर्दर अपसाइड देखने को मिलेंगे और 1 साल में मेरा इस स्टॉक पे लक्ष्य 300 रुपए का रहेगा। सो आई वुड रिकमेंड अ बाय ऑन द स्टॉक एट द करंट लेवल्स। और जो मेरा आज का दूसरा स्टॉक रहेगा वो एक छोटी साइज की कंपनी है। स्टॉक का नाम है मेगमनी ऑर्गेनिक्स। ये कंपनी पिगमेंट्स, एग्री केमिकल्स और बेसिक केमिकल्स बनाती है। कंपनी के पिछले 2-3 क्वार्टर से बहुत अच्छा एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है इनके परफॉर्मेंस में। और जो सबसे पॉजिटिव चीज नजर आ रही है वो ये है कि इनके जो पिछले 9 महीने के जो नतीजे आए हैं उसमें जो पिगमेंट डिवीजन है वहां पे जो मार्जिन्स पिछले साल 6 से 7% हुआ करते थे, वहां से बढ़ के वो 19% के मार्जिन्स कंपनी ने बताया, जिसका मेनली कारण है जो चाइना में पोल्यूशन नॉर्म्स पे गवर्नमेंट ने एक बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज एप्लीकेबल किए, उसके कारण से कई जो पिगमेंट और केमिकल्स बनाने वाली कंपनियां वहां पे प्रोडक्शन बंद किया, तो उसका एक इम्पैक्ट पूरे ही सेक्टर पे देखा जा रहा है। इस कंपनी ने अभी रिसेंटली दहेज में भी एक नया प्लांट चालू किया है जिससे भी अच्छे रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में वृद्धि होगी और वो आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो ऑल इन ऑल, और जो दूसरा एक अच्छा मानसून आने की उम्मीद है, फिर कंपनी ने जो अपने कर्ज को भी कम करने के लिए कदम उठाए हैं, ये सब ऑल पॉजिटिव्स है। और मुझे लगता है स्टॉक में निचले लेवल से जरूर एक रनअप हो गया और आजकल ये 36-37 रुपए के रेट प्राइस पे पहुंच गया है, बट मुझे लगता है अगर 1 साल का किसी का नजरिया हो तो इस स्टॉक में हम 55 रुपए के भाव देख सकते हैं। तो 1 साल के नजरिए से 2 पिक्स आपको विकास दे रहे हैं। एक है उज्जीवन फाइनेंशियल, अभी लिस्टिंग हुई है इसकी, और दूसरा मेगमनी ऑर्गेनिक। 1 साल का नजरिया होना चाहिए और ये 2 विकास सेठी को लग रहे हैं लंबी रेस के घोड़े। तो इसी के साथ वक्त हो गया सीएनबीसी आवाज पर चल रहे प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के विजेता का नाम जानने का। 10 मई को करेंसी चैंपियनशिप में विजेता रहे नीलेश कोटक। नीलेश है मेरे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते नीलेश, स्वागत है। पहले तो बधाई हो आपकी जीत पर, और साथ ही में बताइए आपकी स्ट्रैटेजी आपने कैसे बनाई थी नीलेश जी? देखिए, 2-3 दिनों से ये करेंसी मार्केट एक साइडवे मोड पे काम कर रहा है और डॉलर में एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिख रही है। 2 दिन से डॉलर थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, तो मेरे हिसाब से उसके कारण ये यूरो और जो पाउंड है उसमें नेगेटिव व्यू रहेगा। आज के दिन के लिए भी कह सकता हूँ कि ये दोनों में एक नेगेटिव व्यू बरकरार रहेगी और साथ ही येन भी कुछ नरमाई दिखाएगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी पाउंड, यूरो और येन में बेचने की स्ट्रेटेजी रही है। और अभी मैं डॉलर में डॉलर इंडेक्स थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है और अगर 94 के ऊपर निकलता है तो और गिरावट पाउंड और यूरो में आ सकती है।
ओके, सो डॉलर की स्ट्रेंथ की थीम है जो आपके लिए काम कर रही है। शुक्रिया नीलेश जी हमसे बात करने के लिए, और आगे के लिए चैंपियनशिप के लिए बेस्ट ऑफ लक आपको। तो नीलेश कोटक थे, करेंसी चैंपियनशिप में विजेता रहे थे, हमसे बातचीत कर रहे थे। बात हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद विकास सेठी बने हुए हैं, उनसे पूछेंगे आपके सवाल जो आप हमें लगातार भेज रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए अपने स्टॉक्स में आगे। आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ जोधपुर से रघुनाथ जी जुड़ रहे अपने सवाल के साथ। नमस्ते रघुनाथ जी, बताइए कौन से शेयर हैं आपके पास? नमस्ते जी, मेरे पास वो IDFC और IDFC बैंक के 30 शेयर है। हाँ। हेलो। और जी, IDFC बैंक और IDFC लिमिटेड दोनों हैं आपके पास, राइट? हाँ, 70 और 72 के भाव पे। ओके, विकास आपसे पूछना चाहूंगी, क्या सलाह यहाँ पर आप देना चाहेंगे? नुकसान में है या IDFC में, आपकी तरफ से क्या सलाह होगी इनके लिए? बिल्कुल प्रियंका, निवेशक नुकसान पे बैठे हैं, बट मुझे लगता है दोनों में से जो एक स्टॉक अच्छा लगता है वो है IDFC बैंक, और यहाँ पे अगर लंबे अवधि के लिए बने रहेंगे तो यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि वो IDFC बैंक में तो बिल्कुल बने रहें। और जहां तक IDFC का सवाल है, मुझे लगता है उस स्टॉक से एग्जिट करके जो बाकी NBFCs है जो रिटेल फाइनेंस में कैटर करती है, जैसे आपके L&T फाइनेंस है या M&M फाइनेंशियल्स है या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, अभी मैंने उज्जीवन फाइनेंस का एग्जांपल दिया, या SKS माइक्रो फाइनेंस है या फिर कैपिटल फर्स्ट जैसी कंपनी, इस तरह की कोई कंपनी में इस पूंजी को स्विच करेंगे और लंबी अवधि के लिए बने रहेंगे तो वहां से रिलेटिवली इनको अपने लॉस की भरपाई करने का एक अच्छा बेटर मौका होगा। ग्वालियर से संजीव के सवाल को शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए संजीव ने ये सवाल भेजा है, जानना चाहते हैं कोल इंडिया और SBI है इनके पास। कोल इंडिया के 200 शेयर होल्ड करते हैं, 282 की खरीद, SBI के 1500 शेयर है, 261 की खरीद है। विकास आपकी राय एक एक करके, कोल इंडिया और SBI। देखिए, कोल इंडिया, जहां तक कोल इंडिया का सवाल है, इनकी जो खरीद का भाव है वो उसके लगभग ही अभी ट्रेड करता है। कंपनी अच्छी है और आने वाले सालों में अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है, जिस तरह से सरकार भी इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने में लगी है। तो मुझे लगता है कोल इंडिया में करंट लेवल्स पे भी बिल्कुल बने रह सकते हैं और लंबी अवधि में यहां से इनको रिटर्न्स मिल सकते हैं। जहां तक SBI का सवाल है, करंट लेवल से मैं SBI पे भी बुलिश हूं। इन्होंने खरीदी ऊपर कर रखी है तो नुकसान में बैठे हैं, बट मुझे लगता है इन लेवल्स पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे ऐसा मेरा मानना है कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वहां पे जो वर्स्ट है एज फार एज देयर एसेट क्वालिटी इज कंसर्न, वो अब पीछे है और अब यहां से सुधार ही दिखाया जाना चाहिए, और वहां पे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में SBI बिकम्स द बेस्ट पिक। तो मेरी राय में इन लेवल्स पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी बने ही रहना चाहिए। शुक्रिया विकास, आपने हमारे लिए आज सुबह वक्त निकाला, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। सौदा आपका में आज मेरे साथ भी इतना ही। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ।